हमारी दुनिया आम नजरिए से देखने पर काफी मामूली दिखाई देती है। हर चीज कितनी ऑर्डर और स्टेबल है। मौसमों का बदलना, आसमान में उड़ते पक्षी, हवा का बहना, गाड़ियों का चलना, ट्रैफिक में हॉर्न का बजना और अक्सर गाड़ियों का टकरा जाना, दुनिया को देखने के इस नजरिए को क्लासिकल तरीका कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया को ऑब्जर्व करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। जैसे ही आप क्लासिकल फिजिक्स से जंप करके क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं, सडन चीजें बहुत अजीब होने लगती हैं। समुद्र की लहरें, उड़ते पक्षी, बहती हवा और गाड़ियां, ये सब जो नॉर्मली चल रही थी अब एक ही समय पर चल भी रही हैं और रुकी भी हुई हैं। वो लोग जो गाड़ियों के टकराने से चोटिल हो गए अब एक ही समय पर एकदम ठीक भी हैं और घायल भी। ये सब कुछ सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये क्वांटम फिजिक्स की एक होश उड़ा देने वाली सच्चाई है। यहाँ वो सब पॉसिबल है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। 20वीं सदी के एक फेमस वैज्ञानिक के मुताबिक अगर आप एक बिल्ली को एक बॉक्स में बंद कर दें तो वो एक ही समय पर जीवित भी होती है और मृत भी। मैं जानता हूँ ये सब सुनने में बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन आज हम आपको क्वांटम फिजिक्स की इसी स्ट्रेंजनेस से अवगत कराने वाले हैं। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको श्रोडिंगर कैट से लेकर ज़ेनो इफेक्ट तक कुछ ऐसे क्वांटम बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके पक्का होश उड़ जाएंगे। आप पहली बार ये महसूस करोगे कि दुनिया में ये सब भी होता है क्या, हम जो देखते हैं वो सच है या फिर ये किसी भी तरह का एक वहम है। तो दोस्तों, मेरे साथ तैयार रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत आज से करीब एक सदी पहले हुई थी। उस समय फिजिक्स बहुत तेजी से विकसित हो रही थी और हम अपने नेचर को समझने के लिए अलग अलग थ्योरी को प्रपोज कर रहे थे। मैक्स प्लैंक नाम के वैज्ञानिक साल 1900 में एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे आगे चलकर प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो बताते हैं कि एनर्जी क्वांटा नाम के एक डिस्क्रीट पैकेट्स में रिलीज और ऑब्जर्व होती है। आसान भाषा में उनका कहने का मतलब ये था कि एनर्जी पार्टिकल्स के रूप में रिलीज और ऑब्जर्व की जाती है। आज ये चीज सुनने में भले ही बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसा नहीं था। उस समय एनर्जी को सिर्फ वेव फॉर्म में ही कंसीडर किया जाता था और ये कहना कि वो पार्टिकल रूप में भी एग्जिस्ट करती है बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। मात्र 5 साल बाद यानी साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में आ जाते हैं। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए मैक्स प्लैंक की बात को सही साबित करते हैं। उनके मुताबिक प्रकाश यानी लाइट भी छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में ट्रैवल करती है, जिन्हें आगे चलकर फोटॉन्स का नाम दिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल 1921 में उन्हें इस एक्सप्लेनेशन के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। ये हैरानी वाली बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। खैर, धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स वैज्ञानिकों के बीच पॉपुलर होने लगती है और वो इसमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक इस दुनिया को एक्सप्लोर करते वैसे वैसे ऐसी चीजें डिस्कवर होती हैं जो उनके होश उड़ा देती हैं। साल 1924 में वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि मैटर भी वेव के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को फॉलो करते हैं, यानी ये एक ही समय पर वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। ये सुनने में भले ही बहुत अजीब लगे, लेकिन इसे हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया जा चुका है। 1920 के दशक में नील्स बोर और वर्नर हाइजेनबर्ग बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। उनके मुताबिक जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो एक पार्टिकल का रूप ले लेता है और ऑब्जर्व ना किए जाने पर वो एक वेव के फॉर्म में बना रहता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक ब्रह्मांड में मौजूद हर फंडामेंटल पार्टिकल्स एक ही समय पर अपने सारे फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑब्जर्व किया जाता है तो वो सारे पॉसिबल फॉर्म्स और वो वेव एंड पार्टिकल्स में पार्टिकल बनने का चुनाव करता है। जब बोर और हाइजेनबर्ग ने अपने इस पेपर को पब्लिश किया तो उनका काफी मजाक बनाया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की दुनिया क्लासिकल फिजिक्स के कंपैरिजन में बहुत ही वियर्ड और अनबिलीवेबल थी और ऐसा करने पर बहुत ही विचित्र रिजल्ट सामने आ रहे थे। बोर और हाइजेनबर्ग द्वारा दिए गए कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को उस समय के एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था। अगर आप फिजिक्स में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। हम बात कर रहे हैं एडविन श्रोडिंगर की। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने आम वैज्ञानिकों का तरीका नहीं अपनाया बल्कि एक पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया ताकि एक साइंटिफिक तरीके से बोर और हाइजेनबर्ग को गलत साबित किया जा सके। ये एक्सपेरिमेंट आज साइंस की दुनिया में काफी फेमस है और इसे द श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए श्रोडिंगर ने एक बिल्ली और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मदद ली थी। दरअसल उन्होंने एक बिल्ली, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, एक रेडियो एक्टिव सेंसर, एक जहरीली गैस की बोतल और एक हथौड़ी को एक सिस्टमैटिक तस्वीर में आप क्लियर देख सकते हैं कि हथौड़ी को रेडियो एक्टिव सेंसर के साथ बांधा गया है और उसकी प्लेसमेंट जहरीली गैस की बोतल के जस्ट ऊपर की गई है।
ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को श्रोडिंगर ने सिलेक्ट किया था उसके डीके होने के चांसेस 50-50 थे। उनके प्लान के मुताबिक जैसे ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होना शुरू होगा, डब्बे में लगा सेंसर उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करते ही सेंसर में लगा लीवर नीचे जाएगा, जिससे हथौड़ी डायरेक्टली गैस की बोतल के ऊपर गिरेगी और बिल्ली की मौत हो जाएगी। उस बॉक्स को बंद करने पर या ये कहें कि उसे ऑब्जर्व न करने पर हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि बिल्ली जिंदा होगी या मर चुकी होगी। इस बात की जानकारी हमें तभी मिल पाएगी जब हम उस बॉक्स को ओपन करेंगे या किसी दूसरे तरीके से उसे ऑब्जर्व करेंगे। नील्स बोर और हाइजेनबर्ग के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में मौजूद पार्टिकल्स एक ही समय पर अपने अलग अलग स्टेट्स में मौजूद रहते हैं। इसे क्वांटम फिजिक्स की भाषा में सुपरपोजिशन कहा जाता है। अगर इसी सेम प्रिंसिपल को बिल्ली पर अप्लाई किया जाए तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि डिब्बा बंद करने पर बिल्ली एक ही समय पर जिंदा भी होगी और मृत भी। लेकिन जैसे ही हम डिब्बे को खोलकर उस बिल्ली को ऑब्जर्व करेंगे तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा और हमें सारी पॉसिबल स्टेट्स में से सिर्फ एक स्टेट दिखाई देगी। इसे आप एक इलेक्ट्रॉन के एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो एक पार्टिकल के रूप में अपीयर होते हैं, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेशन बंद होती है तो वो एक वेव का रूप ले लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमारी बिल्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यह आपके लिए जितना पेचीदा है उतना ही श्रोडिंगर के लिए भी था। उनका कहना था कि बिल्ली के जिंदा और मरने का हमारे ऑब्जर्व करने से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर बिल्ली डब्बा खोलने से पहले ही मर चुकी होगी तो डब्बा खोलने के बाद भी वो मरी हुई ही मिलेगी। उस समय के कई वैज्ञानिकों ने श्रोडिंगर को खुलकर सपोर्ट किया, जिसमें से एक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि श्रोडिंगर और आइंस्टाइन भी क्वांटम फिजिक्स को सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट श्रोडिंगर ने बहुत ही फेमस क्वांटम इक्वेशन भी दी थी, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन भी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अल्बर्ट आइंस्टाइन भी क्वांटम फिजिक्स के सपोर्ट में थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके उन्होंने इस बात को एक्सप्रेस भी किया था। लेकिन ये दोनों ही वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नेचर इतना प्रोबेबिलिस्टिक हो सकता है। बोर और हाइजेनबर्ग का कहना था कि एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करने पर कौन सा स्टेट सेलेक्ट होगा, ये एक कम्प्लीटली रैंडम चीज होती है। इसे किसी भी तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वहीं आइंस्टीन और श्रोडिंगर का मानना था कि ये रिसर्च अभी भी इनकम्प्लीट है और उस स्टेट सिलेक्शन के पीछे कोई ना कोई हिडन वेरिएबल जरूर मौजूद होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हिडन वेरिएबल का मतलब है ऐसी चीजें जो पार्टिकल्स को एक स्टेट चूज करने के लिए इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित कर रही हों। खैर, वैज्ञानिकों के ये दोनों ग्रुप्स काफी सालों तक डिबेट करते रहे, लेकिन 1960 तक आते आते इस बात को क्लियरली प्रूव किया जा चुका था कि क्वांटम फिजिक्स में कोई भी हिडन वेरिएबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आइंस्टीन और श्रोडिंगर क्वांटम फिजिक्स को लेकर काफी हद तक गलत थे। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनका क्रिटिसिज्म भी पूरी तरह से गलत था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स को एक डाउट के नजरिए से देखते हैं, ताकि उसमें घटित हो रही चीजों के पीछे एक सॉलिड रीजन ढूंढा जा सके। इसके बाद साल 1977 में वैद्यनाथ मिश्रा और जॉर्ज सुदर्शन नाम के दो वैज्ञानिकों ने जेनो इफेक्ट को क्वांटम फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन को एक्सटेंड करते हुए ये बताया कि अगर हम पार्टिकल्स को लगातार ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें होने वाले चेंज को फ्रीज यानी रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिपीटेडली ऑब्जर्व करते रहे हैं तो वो हमेशा एक पार्टिकल के रूप में ही बना रहेगा और कभी भी वेव फॉर्म में वापस नहीं जाएगा। यहाँ पर मात्र ऑब्जर्वेशन के जरिए हमने पार्टिकल की स्टेट को फ्रीज कर दिया है, जो एक माइंड ब्लोइंग चीज है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में भी किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वांटम कंप्यूटर्स में इस इफेक्ट को अनचाहे चेंजेज को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एटॉमिक और पार्टिकल फिजिक्स में जेनो इफेक्ट के जरिए वैज्ञानिक रेडियो एक्टिव डीके को कंट्रोल कर पाते हैं, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इससे ये पता चलता है कि बोर और हाइजेनबर्ग क्वांटम फिजिक्स को लेकर अपने समय से कितना आगे थे। नील्स बोर और वर्नर हाइजेनबर्ग ने हमें ये बताया कि हमारा ब्रह्मांड ऐसी चीजों से बना हुआ है जिनकी प्रॉपर्टीज को हम आज भी अच्छे से नहीं समझते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑब्जर्व किए जाने पर ही पार्टिकल का रूप लेता है तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व ना किए जाने पर एक वेव के फॉर्म में मौजूद रहता है। आमतौर पर क्वांटम फिजिक्स को पढ़ने वाले लोग ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन ये एक कंप्लीट रियलिटी नहीं है। दरअसल फिजिक्स को 3 अलग अलग हिस्सों में पढ़ा जाता है। पहले है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें हम नॉर्मल साइज और मास वाले ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कार्स, एरोप्लेन्स, ह्यूमंस और बहुत कुछ ऐसी ही चीजें। इसके बाद आती है एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें हम बड़े साइज और ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि प्लैनेट, स्टार्स और ब्लैक होल्स। फिर इसके बाद आती है क्वांटम फिजिक्स, जिसमें ऐसी चीजों को स्टडी किया जाता है जिनका साइज और मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क्स। फिजिक्स की ये तीनों फील्ड्स अलग अलग नियमों के हिसाब से चलती हैं और अगर एक के नियम को दूसरे पर लगाया जाए तो चीजें हमेशा ही उलट पुलट होती हुई नजर आती हैं।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज सिर्फ पार्टिकल्स पर ही अप्लाई होती हैं। अगर उसे क्लासिकल फिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स में अप्लाई किया जाए तो चीज़ों का कोई भी सेंस नहीं बनता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन तीनों फील्ड्स को यूनाइट करने के लिए हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज करनी होगी। ये फिजिक्स की एक ऐसी फील्ड होगी जिसके जरिए ब्रह्मांड के हर पहलू को आसानी से समझा जा सकेगा। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के जरिए क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स कंबाइन हो जाएंगी और हमें एक यूनिफाइड फिजिक्स मिलेगी जो सबसे सुप्रीम होगी। वैसे आपको फिजिक्स की इन तीनों फील्ड्स में से कौन सी फील्ड सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल TV9BT को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ में आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त बिट्टू मौर्य। धन्यवाद।